Oh, Macchiadi, Atarak, Rockstar in the house, Rano Bear. Ladies and gentlemen, this is Sleepless Night. Talk about अल्लाह करे, अल्लाह करे। बहुत सारी चीजें इंसान सोच रहा होता है, बहुत सारी चीजें इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह करे ये भी हो जाए, अल्लाह करे वो भी हो जाए, अल्लाह करे फलां चीज भी हो जाए, अल्लाह करे ये हो जाए तो उसके बाद नहीं मेरी बस कोई डिमांड होगी। लेकिन क्या करें, इंसान कभी खुश नहीं हो सकता और ना ही जरूरतें कभी खत्म होती है, ना शुक्र इतने हम हैं, लेकिन फिर भी But I believe life is still beautiful if you want to spend it in a good way. Here we go with the song. अच्छा जी, as far as songs collection is concerned, तो आज के शो में if I am disappointing someone, if people are expecting me to play some songs of their own choice, so let me tell you, आज के शो में जो भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से और एमी हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना प्रोग्राम के स्टार्ट में कि आज के शो में नथिंग इज प्लान्ड है, तो एकदम से जो भी कुछ सामने आ रहा है या दिल कर रहा है एक्चुअली फलां फोल्डर से फलां गाना प्ले होना चाहिए तो मैं प्ले कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। B2B में अली शाह का सलाम कबूल हो। आपको बताता जाऊं कि B2B जो है ये आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हाईली प्रोफेशनल लोगों को इनवाइट किया जाएगा जो कि सक्सेसफुल स्टोरीज़ हम कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान में जो इंतहाई हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल थे, यहाँ कनाडा में वो माइग्रेट करके आए। जब आप माइग्रेट करके कनाडा में आते हैं तो सबसे पहले हर आदमी कोई भी जो है उसको यहाँ के हिसाब से स्टडी करना पड़ता है। एक तरह का वो ज़ीरो से दोबारा हीरो बनता है। तो इस प्रोग्राम में ऐसे ही हम सक्सेसफुल जो जिनको मैं हीरोज़ कहूँगा उनको हम मदऊ करेंगे। तो आज से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप की दुआओं से हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। तो आज हम जिस शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम के आपके सामने लाने वाले हैं वो कोई अननोन पर्सन नहीं, या के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि जी हमने उनको नहीं सुना या उनकी आवाज़ को नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान में इनको पूरा पाकिस्तान 90s में जो है वो FM 100 और 11 FM पे जो है सुनता था। तो आइए मिलते हैं राना उमैर से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम शाहिद। कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का, और आपने वो कहते हैं ना कि मोर क्रेडिट देन आई डिजर्व, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि आपने हमें टाइम दिया और अपनी जो लाइफ है का जो सफ़र है जी जी उसको मैंने मोस्टली ऐसा होता नहीं, आप मिलते हैं और इधर उधर हो जाते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर नहीं करते, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपकी लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि माशाल्लाह आपकी जो स्टार्ट और जो मेरे सामने आपका एक सफ़र है वो इंतहाई मेहनत और जदोजहद वाला और इंतहाई सक्सेसफुल आपका पास्ट भी और फ्यूचर भी नज़र आ रहा है मुझे। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपका प्रोफाइल देखकर। अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे, कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप 2012 में कनाडा में आए? 2012 में कनाडा में मूव हुआ और यहाँ पे आके ऑब्वियस सी बात है जो आपने अभी एक बात की कि वहाँ पर हीरो बनना और हीरो से ज़ीरो और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी स्ट्रगल्स स्टार्ट करना, तो वो एक ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट इजी। लेकिन जो मेन चीज़ वो मैटर करती है वो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फोकस और आप कितने डेडिकेटेड हो अपने आप को। एक जब इंसान लाइफ में कभी भी नीचे आता है, गिरता है, तो गिरना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है वो दोबारा उठ के दोबारा से अपनी लाइफ को दोबारा बनाना होता है। तो कोशिश की कि करें और उसी तक को दाव में, उसी जस्तजू में लगे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अच्छा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि
आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश कराची की है। अच्छा, कराची। कराची में। ठीक है जी जी। पाकिस्तान से है? कराची पाकिस्तान से मेरी पैदाइश है, और क्योंकि ननियाल वहाँ पे था और मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, तो वो मोस्टली ट्रैवलिंग रहती थी उनकी डिफरेंट एरियाज़ में। तो मैं हमारे 3 बहन भाई हैं, तो तीनों में सबसे छोटा हूँ। तो हमारे तीनों बहन भाई, मेरी बहन, मेरा भाई और मैं, हम सारों की पैदाइश है वो कराची में अपने ननियाल में ही हुई है। तो सारी जो वहीं पे ही एजुकेशन और सारा एजुकेशन जो थी वो उसके बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आर्मी में, तो आर्मी में ये सीन होता है कि आप अपने जो एक जगह पे टिकते नहीं हो, आपकी मैक्सिमम 2-3 साल बाद कहीं पोस्टिंग हो जाती है। तो हम लोग बेसिकली 2 साल इधर पढ़ा, मलीर में हम रहे, मलीर से फिर हम लोग जो थोड़े से पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं उस तरफ शिफ्ट हुए। वाना, बाजोड़, ये एरियाज थोड़े से बाद में प्रॉब्लमेटिक भी हो गए थे, लेकिन हम जिस दौर में गए थे वहाँ पे 87 से 90 तक बड़ा पुरसुकून माहौल था, वहाँ पे एजुकेशन हासिल की। फिर उसके बाद लाहौर आए, तो लाहौर आने के बाद फिर वालिद साहब ने कहा कि क्योंकि बच्चों की एजुकेशन, हम भी बड़े हो रहे थे, काफ़ी मुतासिर हो रही थी, तो उन्होंने फिर आर्मी से रिटायरमेंट लेने को प्रेफर किया, और हम फिर लाहौर में ही 1990 से ऑनवर्ड्स लाहौर में ही बस गए। तो आप तो एक आर्मी घराना में, मतलब आपकी पैदाइश और सारा मामला, तो क्या बचपन में कैसे रिजर्व थे, शरारती थे? मैं रिजर्व था। आई वॉज बिट शाय, रिजर्व था, और वो बच्चा नहीं जो कि क्लास में बिल्कुल दुबक के पीछे की तरफ बैठा होता है, जिसको कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं होता है चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, काइंड ऑफ बैक बेंचर। एक तो होते हैं ना बैक बेंचर जो शरारती किस्म के होते हैं, मैं वो वाला बैक बेंचर था जो कि मेन लाइमलाइट से थोड़ा सा साइड पे रहने की कोशिश करता था। तो ये सिलसिला बचपन में तो इस तरह से गुजरता था, लेकिन जब बड़े हुए तो फिर टोटली ऑपोजिट पर्सनैलिटी जो है वो उसको अपनाया। तो क्या बचपन से ही कॉन्फिडेंट थे? जब स्कूल पहले दिन गए तो क्या रोए या खुशी खुशी गए? बिल्कुल रोए। वो तो एक कहते हैं ना ऐसी चीज़ जो कि सब बच्चों के साथ होती है। इनफैक्ट जब हम लाहौर आए, ग्रेड में उस टाइम जो था वो ग्रेड 3 में था, तो तब भी इवन के मैं इतना ज़्यादा वो एक उसमें काइंड ऑफ शॉक में था, तो मैं बड़ी दिन एडजस्ट नहीं हुआ था। तो वो रोना धोना काफ़ी दिन वो चीज़ें चलती रहीं, लेकिन फिर ऑब्वियस ही बात है, यू हैव टू गेट योर सेल्फ एडजस्टेड। अब जब मैं देखता हूँ ना मेरे बच्चे रो रहे होते हैं तो फिर मुझे अपना वक्त भी याद आता है। तो ये बताएं कि बचपन से क्या बनने का शौक था? बचपन से देखें फैमिली का होता है ना, हर इंसान कोई भी है उसको एक ड्रीम होता है कि मैंने ये बनना है। वो हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था उस वक्त, तो बड़ा प्रेशर था फैमिली की तरफ से डॉक्टर बनो। और मुझे मेरी फैमिली, क्योंकि यहाँ पर भी अमेरिका कनाडा में भी मेरी खालाएं और मेरे जानने वाले थे, तो उनकी तरफ से भी और पाकिस्तान में फैमिली की तरफ से एक वो प्रेशर तो नहीं मैं कहूँगा, अलबत्ता वो कहते हैं ना कि बड़ा था कि यार डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बट डॉक्टर बन जाओ तुम्हें ये भी मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाओ तुम्हें वो भी मिल जाएगा। वालिद साहब की थोड़ा सा एक बीइंग ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनका एक था कि मेरा बेटा जो है वो आर्मी में जाए, लेकिन ना तो डॉक्टर बन सके ना तो आर्मी में जा सके। हमने बिल्कुल वो एक टोटल डिफरेंट फील्ड जो है वो अपनाई, और थोड़ा सा ये मार्केटिंग साइड पे और सेल साइड पे जो है वो उधर आने को प्रेफर किया, और उसके बाद फिर जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में भी कदम रखा। तो इस तरह से जो है वो सारी सूरत हाल चेंज हुई। ठीक है, तो हम ऐसा है प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब कॉलेज में थे जी जी, तो कैसे थे? मतलब ये शरारती थे, पढ़ाकू थे, या जस्ट वो दोनों इन बिटवीन जैसे होते हैं, शरारती भी पढ़ाकू भी, सारा कुछ मामला चलते रहते? मैं अपने आप को इतना ज़्यादा रेट नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक बड़ा मीडियम सा बच्चा था। जैसा मैं भी कॉलेज दौर तक जो था वो बड़ा नॉर्मल मेरा जो था वो तर्ज अमल था। शरारती तो नहीं कहूँगा, कॉलेज में वो ना तो किसी वो जो कहते हैं ना ग्रुप्स और इस तरह की चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होता था। बड़ा रिजर्व सा मैंने अपना सिस्टम रखा हुआ था। मेरे लिए जो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा एक कह लें कि अचीवमेंट थी, और अचीवमेंट के साथ साथ इट वाज अ काइंड ऑफ विच रियली चेंज्ड माय होल वर्ल्ड, वाज जॉइनिंग अ रेडियो। जब मैंने तकरीबन 16 साल की उम्र में मैंने जो है वो रेडियो जो है वो ज्वाइन किया, FM 101 जो अभी रेडियो पाकिस्तान का जो है वैसे। सो उधर बेसिकली एक दोस्त मेरा ऑडिशन के लिए गया, और उसने बेसिकली तो ये कॉलेज दौर में ही, ये कॉलेज दौर में ही जो था वो हमारा ये स्टार्ट हुआ था। और ये ऐसे स्टार्ट हुआ कि दोस्त गया, और उससे पहले आप जिस तरह बता रहे थे ना, आप FM 101 कराची, लाहौर, अच्छा। जिस तरह आप बता रहे हैं ना FM 100
पहले चलता था रात के जिसको प्रोग्राम बोलते थे हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान, हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान, उसके साउंड भी मुझे अभी तक याद है कि इतना वो बाज था उसमें और हेवी साउंड था, वो वाकई लगता था हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान है। तो वो FM 100 के हम लिसनर थे, जिस तरह आप बता रहे हैं रात को तो वो प्रोग्राम सुन सुन के ना एक थोड़ा सा शौक बेदार हुआ कि शायद मैं भी रेडियो पे बोल सकता हूँ। तो वो रेडियो पे फिर एक दोस्त ने ऑडिशन दिया और उसने कहा यार तुम भी जाओ, तो जाके ऑडिशन दिया। तो मैं तो पहले ऑडिशन में फेल हो गया था, मैं कुछ 4 ऑडिशंस में फेल हुआ। अच्छा। और वो फेलियर मेरा ऐसा था कि मैं बार बार पहुंच जाता था। तो वो जो प्रोड्यूसर्स ऑडिशन ले रहे थे ना, वो खुद आगे कि तुम क्यों बार बार आ रहे हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो एक शौक सा नया नया चढ़ा था। तो उन्होंने फिर, तो उस वक्त आप कॉलेज में थे? उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में? जी जी, अच्छा। जी। तो उन्होंने एक तरह से ना पूछा कि भाई क्यों तुम बार बार आ रहे हो, क्या तुम्हें। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम्हें ना एक ट्रायल बुकिंग दे देते हैं। ठीक है। ट्रायल नहीं होता कि चलो दे दो, तो उन्होंने ट्रायल बुकिंग दी। तो शुक्र है थोड़ा सा बेहतर हो गया सिलसिला। तो उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा। तो फिर आपका उनके साथ परमानेंट? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने FM 101 के साथ FM 101 ज्वाइन किया 99 से लेकर 2002 तक मैं FM 101 पे था। और फिर मुझे मौका मिला FM 100 पे स्विच करने का। और FM 100 क्योंकि आप उस टाइम एक FM रेडियोज में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर चल रहा था, तो फिर FM 100 पे स्विच किया 2002 से लेकर ऑनवर्ड्स यहाँ आने तक। अच्छा, तो वो आपका परमानेंट मतलब फुल टाइम जॉब थी या FM रेडियो पाकिस्तान में अब थोड़ा सा सिलसिला डिफरेंट हो गया हुआ है, लेकिन हमने उस टाइम जितना भी रेडियो किया ना वो एक एज ए शौक करते थे। मीन्स के वो परमानेंट जॉब इस तरह से थी क्योंकि आप जाते थे रेडियो में, आपने 2-3 घंटे का प्रोग्राम किया और आप आ गए वहां से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस जो स्टूडेंट दौर में जो चेक बन जाता था वो इतना अच्छा होता था कि जिससे आपका गुजारा हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक तरह से कह लें कि एज ए शौक चलता रहा तब तक जब तक प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ में इन नहीं हुए। प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ मेरी स्टार्ट हुई थी 2004 में विद मोबलिंक। ओके जी। तो साथ आपकी मोबलिंग के फोन के साथ जॉब थी? जी, मोबलिंक जो आपको पता है पाकिस्तान की रेडियो के साथ साथ तो रेडियो तो मुझे है कि आपका रात को होता था, रेडियो रात को होता था, मिडनाइट। हाँ, प्रोग्राम का मिडनाइट, स्लीपलेस नाइट। मैं अपने रेडियो के बारे में यही बात कहता हूँ कि लाहौर लेवल पे खास तौर पे हमारा प्रोग्राम की नेटवर्क पे भी जाता था, लेकिन लाहौर लेवल पे अगर कोई रहा हुआ है 2000 से 2005 के दरमियान में खास तौर पे और वो मेरे नाम से वाकिफ ना हो, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, मैंने भाई आपके प्रोग्राम बहुत सुने हुए हैं। मैंने बहुत, चूंकि आपका रात लेट प्रोग्राम होता था, हम लोग भी सारा दिन काम करना, रात को हॉस्टल में छत पे सोए हो ना, और ये FM जो है हम बड़ी बाकायदगी से सुनने वाले में लिसनर्स में थे। हाँ। और उन दिनों वो शालीमार का नेटवर्क था, STN समथिंग, और वो और ये FM तो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे ये दोनों चीजें। मैं वही बात कहता हूँ कि मैं जो रेडियो, अगर मुझे कोई मेरे नाम से वाकिफ नहीं है, उसकी ये रीजन नहीं है कि मैं बहुत मशहूर था। मैंने उस दौर में इतना रेडियो किया है कि वो होता था ना, जब रेडियो लगाओ राना उमर बैठा हुआ, जब रेडियो लगाओ। बैड लगी कि उस वक्त फेसबुक नहीं था ना, फेसबुक नहीं था, कि लोग चेहरे नहीं जानते थे, आवाज को पहचानते थे। अब तो पहले कैमरा ऑन होता है, फेसबुक पे जाते हैं और उसके बाद वो तो सही ऐसे दिन थे रेडियो के, जो कि मैं कहता हूँ कि हम लोग जब रोड शोज करते थे बहुत सारा तादाद में लोग आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो वो एक सही रेडियो का मैं कहता हूँ पीक थी उस टाइम पे। जब तो आप जब मोबलिंग में थे, तो मोबलिंग में क्या आपको टेक्निकल? मोबलिंग में मैं बैक एंड ऑपरेशंस में था। और तो आपकी स्टडी जो है इसका मतलब एक वो इंजीनियरिंग की तरफ थी? मेरी नहीं, बैक एंड ऑपरेशंस बेसिकली एक कस्टमर सर्विसेज का डिपार्टमेंट होता है। मेरा मेन टेक्निकल साइड पे नहीं था, लेकिन जो बैक एंड का जो इंटरफेस होता है, जो कस्टमर सपोर्ट जो है वो देख रही होती है, मुझे उधर एक मेरे जानने वाले थे, उनके थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड ओवर देयर। सो मोबलिंक वाज आल्सो अ काइंड ऑफ मेरे लिए 2004 जुलाई 2004 में मोबलिंक में। सॉरी, कहाँ पे आप? लाहौर में या? मैं लाहौर में ही था। लाहौर में ही था मैं। हमारा डिफेंस में ऑफिस था, मुझे याद है। तो मोबलिंक भी मेरे लिए एक प्रोफेशनल करियर में एक बहुत जबरदस्त मूव रही, बिकॉज मोबलिंक में जाके, क्योंकि जब आप उससे पहले आपकी जवानी की उम्र चल रही है, आपका तो सारा कुछ ही सारा कुछ कर रहे होते हो, फिर मोबलिंग में आपको थोड़ा सा एक फॉर्मल, आप कंपनी में काम करते हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, एक ट्रेनिंग आपकी ऐसी होती है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती है। सो मोबलिंग मैं समझता हूं कि मेरे अब तक के करियर में सबसे बड़ा जो मैंने सीखा है वो मोबलिंग से सीखा है। मोबलिंग से? जी जी। तो
अब जब यहाँ कनाडा मूव हुए तो उस वक्त मोबलिंक में थे? नहीं, मोबलिंग में मैंने काम किया 2004 से 2008 तक। अच्छा सॉरी, आपकी इसका मतलब है कि रेडियो पाकिस्तान से पहले जो सर्विस थी वो मोबलिंक में थी? मैंने बेसिकली वो फेजेस आते हैं ना लाइफ के, 99 से 2002 रेडियो पाकिस्तान, 2002 से ऑनवर्ड्स FM 100 ज्वाइन किया, लेकिन बाद में जब मोबलिंग ज्वाइन, क्योंकि वो पूरी जॉब स्टार्ट हो गई आपकी, तो पूरी जॉब जब स्टार्ट हो गई तो फिर रेडियो को बिल्कुल एक तरह से कह लेना कि वंस अ वीक शो कर दिया। और रेडियो एक साथ एज अ हॉबी चल रहा था, क्योंकि जहां पे मुझे, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो जॉब थी, तो जॉब की जहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं रेडियो को इन्फॉर्म कर देता था कि मैं नहीं कर सकता। आमतौर पर मेरे रात के शोज होते थे तो मैं मोस्टली वो मिस नहीं करता था। तो वो इस तरह से जो है वो दोनों चीजें साथ साथ मैनेज हो रही थी। 2008 में देन आई स्विच टू एक्सप्रेस न्यूज, क्योंकि उन दिनों हमारी मीडिया इंडस्ट्री पे काफी बूम आया था, और मीडिया इंडस्ट्री में काफी, वो कहते हैं ना, जिस तरह आमतौर पे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में कभी कभार आपको स्पोर्ट्स बेस पे या इन चीजों की बेस पे आपको एडमिशन मिल जाते हैं, तो मेरा एक्सप्रेस, हालांकि मेरी मीडिया की एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज में मेरी एंट्री बेसिकली रेडियो बेस पे हुई, कि रेडियो का मेरा वॉइस ओवर्स, और मैं इन चीजों में काफी ज्यादा इन था, तो उनको एक वॉइस ओवर का बंदा चाहिए था, साथ उनको प्रोड्यूसर भी चाहिए था, तो मैं उस बेस पे एंटर हुआ, एंड देन आई स्टार्ट स्विचिंग टुवर्ड्स द अदर थिंग्स एज वेल। ओके जी। तो जी नाज़रीन, अभी हमारी जो स्टार्ट है राना उमैर साहब से, तो हम एक यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो जहाँ से ख़त्म करेंगे बात को वहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। जस्ट एक वन ब्रेक। थैंक यू। Canada, get ready for the mega online experience. We Connect Canada Virtual Expo. We are bringing exciting online shopping experience with our wonderful business partners on 10th and 11th September 2020. Excellent opportunity for businesses and professionals to showcase their products and services, interact with their customers directly, and grow their sales. You can visit virtual stalls, view and download products and services from exhibitors, live chat with agents, experience online shopping in a smart way, seminars and webinars from industry experts, exciting gifts for visitors, all on the same platform, easily accessible from any mobile device or computer. Event is absolutely free for all the visitors. For more information, visit www.weconnectcanada.com or call 647-786-2485. We Connect Canada. Your virtual wish is our command. जी नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने का। तो राना उमैर साहब से हम बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान में कनाडा आने से पहले उनकी लाइफ कहाँ से उन्होंने स्टार्ट की, और इस वक्त जो है वो जो कि कनाडा में हैं, टोरंटो में। तो अब उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ आकर कहाँ से स्टार्ट लिया और कहाँ वो खड़े हैं इस वक्त। तो जी राना साहब, अब ये बताएं कि पाकिस्तान की तो सफ़र जो है आपका माशाल्लाह एक सक्सेसफुल स्टोरी में आता है। जी जी। तो आप 2012 में जो है वो यहाँ पर मूव हुआ, कनाडा में लैंड किया आपने, टोरंटो की हवाओं में आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट से उतरते बड़ा रात को पहुंचे, दिन को पहुंचे? मैं दिन में पहुंचा था, और सर्दियां थी, नवंबर, एक्चुअली मैं आया था नवंबर 2011 में, जिसको मैं 2012 भी बेसिकली कंसिडर करता हूँ। अच्छा। तो एक तरह से वो सर्दियों का दौर था, और थोड़ा सा फैमिली ने भी वो वार्निंग्स दी हुई थी कि भाई सर्दी यहाँ की काफ़ी जो है ज़्यादा होती है। तो दिन का टाइम था, और मुझे याद है मैं शहर में लैंड किया था, और जब मैं क्योंकि आ रहा था, लैंड हुआ, और वहाँ से मैंने ईस्ट की तरफ पहला मेरा जो था वो पड़ाव था, तो वहाँ से आते हुए मैं पूरा ये शहर देखता हुआ आ रहा था। और वो एक इंसान के जहन में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही होती कि वसवसे चीज़ें, क्या होगा, कैसे होगा, बट एक उम्मीद ये थी कि इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा, वो तो हमेशा ये मुस्लिम में एक हमारा अकीदा है कि हमेशा जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको 12 से आप तकरीबन 20 है, तो तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए तकरीबन, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप कहाँ पे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दी है। और यहाँ पर इनिशियली आके तो आपको जो स्ट्रगल्स होती हैं वो होती हैं, क्योंकि वो हर बंदा उन स्ट्रगल से गुजरता है। आपके मैं कहता हूँ कि 4 से 5 साल ऐसे होते हैं जिसमें आप सीखते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, आप डिफरेंट चीज़ों को जो है वो ट्राई करते हो, और उसके बाद फिर आप ऑनवर्ड्स जो है वो कुछ सॉलिड चीज की तरफ अपनी प्लानिंग करनी शुरू करते हो। तो यहाँ पर आके बहुत सारी चीजें ट्राई की। आई स्टार्टेड फ्रॉम मैंने बेल मोबाइल फ्रेंचाइज में, तो मैंने वहां से स्टार्ट लिया। वहां पे जो क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था मेरा, और एक थोड़ा सा एडवांटेज रेडियो का ये हुआ कि जो पब्लिक, हालांकि मेरी इससे पहले पब्लिक डायरेक्ट डीलिंग में ना कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था एज सच 1-to-1 का, लेकिन रेडियो का एडवांटेज ये हुआ कि वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। तो मुझे बड़ा, आपको पता है यहाँ पे बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम, सो कहते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, फिर हाउ लॉन्ग यू बीन इन कनाडा? तो मैं उस टाइम बताता था मुझे 6 महीने हुए हैं, साल हुए। तो लोग कहते यार बड़ी बात है भाई। तो मैं इसका क्रेडिट यकीनन माँ बाप और माँ बाप के साथ साथ अपना रेडियो जो प्रोफेशनल करियर है मेरा, रेडियो और मोबाइलिंग को जरूर दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से, उन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से मैंने बहुत सीखा और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो रेडियो FM 101 के जो प्रोग्राम आपके मैंने सुने एक दो यूट्यूब पे, जी। और जो उस वक्त हम सुनते थे वेरी इंस्पायरेशनल होते थे, और उसमें एक एनर्जी सुनने को मिलती थी और सुन के लगता था कि यार कितना बंदा एनर्जेटिक है ना। एग्जैक्टली। तो हम कोशिश करेंगे हाइलाइट्स जो है वो प्रोग्राम में डालेंगे ताकि लोगों को जिन्होंने नहीं सुना उनको पता चले राना उमैर की आवाज़ में क्या गर्ज और क्या थी। बिल्कुल। तो अब इस वक्त जो है आप क्या फील करते हैं जब पीछे मुड़ के देखते हैं पिछले 8 साल पहले जहाँ आप थे, तो इस वक्त आपको लगता है कि आपको जहाँ होना चाहिए था वहीं पे है या पीछे चले गए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत अच्छे जगह पर मौजूद हूँ, जैसे मुकाम पे मौजूद हूँ। व्हेन आई लुक बैक एंड व्हेन आई सी द थिंग्स, ऑब्वियस ही बात है, हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान गिरता है, फिर उठता है, फिर संभलता है, और चीज़ें इस तरह से चलती हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, अगेन जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि बीइंग ए मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे ईमान रहना चाहिए कि ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो हमारे साथ लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं जिसमें हम किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ पर गलत हैं। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की कि जहाँ पर मेरे साथ कोई भी किसी भी किस्म का कोई ऐसी सिचुएशन पेश आई कि जहाँ पर मैं सेटबैक हुआ या कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने वहां पर सबसे पहले अपने आप को एवेलुएट किया कि मैं कहां पर गलत हो सकता, मैं था गलत और कहां पे मैं गलत रहा, और उसके बाद फिर कोशिश की कि अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ने की कोशिश की। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहां पर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, और खूब से खूब तर की जुस्तजू इंसान की तो चलती रहती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने अपने ही प्रोफेशन में रहने की कोशिश की या यहाँ पे क्या अभी इस वक्त करंट जॉब क्या मतलब कर रहे हैं? करंट सिचुएशन ये है कि मैं बेसिकली अपना जो बेल मोबाइल के साथ कनेक्टेड, बेल के साथ मैं बाद में विन मोबाइल के साथ कनेक्टेड, एंड देन आई स्विच टुवर्ड्स बेसिकली स्टॉक्स ट्रेडिंग की तरफ मैं थोड़ा सा मूव हुआ, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी वाइफ भी जॉब कर रही थी उस टाइम। तो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाती है आपके जब खासतौर पे 3 स्कूल गोइंग बच्चे हों कि एक पेरेंट को हमेशा ऑल द टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी आपको स्कूल से कॉल आ जाए कि बच्चा इज नॉट फीलिंग वेल, तो आपको वहां पे जाना पड़ता है। तो मैंने फिर अपना जो जॉब को जो है वो खत्म करके आई गॉट इनटू स्टॉक्स ट्रेडिंग। उसके बाद साथ साथ मैंने फिर अपनी मीडिया एक्टिविटी स्टार्ट की। आई वाज लिविंग इन ईस्ट बिफोर, स्कार्बरो में मैं रह रहा था। स्कार्बरो से मैं मूव हुआ 2017 में मिल्टन, और मिल्टन में आने के बाद क्योंकि यहाँ पे जो हमारी खास तौर पे कम्युनिटी एक्टिविटीज और जो मीडिया एक्टिविटीज हैं वो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वेस्ट एंड पे थोड़ी सी ज्यादा बेहतर चल रही है। इसलिए कि जो पर्सनली मैं आपको जानता हूँ, मैंने तो आपको एज ए मीडिया एक्टिविटीज में ही जी एग्जैक्टली आपके अंदर चलते फिरते देखा, तो उससे मैंने रियलाइज किया कि भाई राना साहब जो है ये तो इनमें तो बड़ा करंट है भाई। इनको तो माशाल्लाह ये कि अपने इस प्रोफेशन में क्योंकि आपको बोलना आता है, आप राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। बिल्कुल। और वॉइस ओवर मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़ है कि कोई भी कमर्शियल है, कोई भी
डॉक्यूमेंट्री है, कुछ भी उसकी जान होती है। ऐसा ही है, पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो वॉइस ओवर पे और स्क्रिप्ट पे बनता बिल्कुल, है। अदरवाइज अगर स्क्रिप्ट आपका अच्छा नहीं, वॉइस ओवर अच्छी नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो ऐसे ही जाती है, है। ऐसे ही है। तो उसमें जितना अच्छा भी एक्टर डाल रहे हैं वो बेकार है। बिल्कुल उसका सही बात है। कोई सारे वो नहीं। कंपोनेंट्स आपके मिलके जो हैं वो एक हाँ। अच्छी प्रोडक्ट इन द एंड निकालते हैं। और इसी चीज़ को हमने बेसिकली मैंने इनफैक्ट फोकस किया कि एक थोड़ी सी चीज़ में मैंने एक्सपीरियंस है मेरा, और रेडियो के साथ साथ प्रोडक्शंस और इन तमाम चीज़ों में भी फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इन हुआ, क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज़ में वीडियो प्रोडक्शंस भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ का सेटअप डिफरेंट था, यहाँ का सेटअप डिफरेंट है, रेडियो का भी सेटअप और बाकी चीज़ों का भी सेटअप। तो यहाँ के माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल के कोशिश की कि यहाँ की चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा इन करें। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट प्रीटी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्युनिटी। लोगों का आसपास जो माशाल्लाह से भाई हैं, जो लोग हैं, जानने वाले हैं, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। एंड देन आई गॉट इनटू द डिजिटल मार्केटिंग एज वेल, क्योंकि आपको पता है दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। जिस तरह आप बता रहे थे ना कि 2002 उस दौर में तो सोशल मीडिया का कोई सिलसिला ही नहीं था। वो उस वक्त तो था ही नहीं। अभी तो कोई किसी खांसी भी आती है तो कैमरा ऑन हो जाता है, कैमरा ऑन हो जाता है चाहे जो भी है। एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया जो है वो अब इट्स द नीड ऑफ द टाइम, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसमें अपने आप को जो है वो इन किया। तो इसमें मैं आपका एक शो देख रहा था, देसी ऑनलाइन। जी जी बिल्कुल, यूट्यूब पे जो जी, जी। आपका टीवी चैनल बना हुआ यूट्यूब चैनल है, एग्जैक्टली। तो ये क्या वीकली है? सो देसी ऑनलाइन बेसिकली स्टार्ट किया 2017 में, और इसको स्टार्ट करने का मकसद बेसिकली एक तो यही अपने आप को दोबारा से फ्लो में वापस लाना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेडियो इंडस्ट्री यहाँ पर टोटली डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ऑनलाइन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए आई स्टार्टेड डूइंग ऑन ऑनलाइन शो। और उसमें मैंने फिर अपनी जो को होस्ट, मेरी एक जो कुलीग रेडियो पाकिस्तान में FM 101 पे मेरे साथ थी, बिंदिया, आई रिक्वेस्टेड हर। बिंदिया लंदन यूके में होती हैं, और माशाल्लाह से उनकी भी पूरी फैमिली, 2 बच्चे, और बड़ी एक अच्छी लाइफ वहाँ पे गुजार रही हैं, और वो भी बड़ी अरसे से आउट ऑफ टच थी इन चीज़ों से। तो मैंने कहा बिंदिया, दिस इज द आइडिया, एंड शी इज लाइक ओके, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो एक होता है ना कि अंदर का आर्टिस्ट आपका नहीं मरता है। तो उसमें मुझे एक इतराज है इस बात पे, जी जी, कि आपने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया उसको देसी ऑनलाइन क्यों रखा, उसको पाकिस्तान ऑनलाइन क्यों रखा? क्योंकि आप तो रेडियो पाकिस्तान से थे। मैं आपको बताता हूँ। देसी ऑनलाइन बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हम देसियों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो एक नाम, ये कहते हैं ना, रैंडम नाम आया, कोई प्लानिंग नहीं थी, रैंडम नाम आया, अच्छा करना है कर देते हैं। तो वो इस तरह से स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद फिर वो इतना एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया, मेरा बाद में तकरीबन इरादा बना कि मैं इसको चेंज करूँ, इसको थोड़ा कुछ डिफरेंट लेके आऊँ, लेकिन बाद में वो इतना एक ब्रांड रिकग्नाइज होने लग गया, तो हमने सोचा चलो बस अब इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। बल्कि पहले देसी ऑनलाइन के जो रिजल्ट्स थे वो डिफरेंट आते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, गूगल पे आप देसी ऑनलाइन शो लिखें, हमारे रिजल्ट्स आपको आते हैं। आपको जो है ना वो हमारी क्योंकि काफी अवेलेबल है, क्योंकि हम काफी अरसे से कर रहे हैं। सो ये एक आइडिया स्टार्ट इसी तरह से हुआ था कि एक कॉन्सेप्ट था जिसमें मैं यहाँ पर बैठा हूँ कनाडा में, लंदन से मेरी को होस्ट ज्वाइन कर रही हैं, एंड देन वी वर टेकिंग गेस्ट लाइव फ्रॉम ऑल, पाकिस्तान से ले लिया, कनाडा से ले लिया, यूएस से ले लिया। इस तरह से हमने बड़े टॉपिक्स कवर किए। हमने बेसिकली सीजन 1 में तकरीबन 100 शोज कंप्लीट किए उसके, और उसके बाद अब रिसेंटली हमने सीजन 2 स्टार्ट किया। अच्छा, अब सीजन 2 चल रहा है? जी जी, अब सीजन 2 चल रहा है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, वो सीजन 2 है। 1 तो मैंने अभी देखा नहीं, उसको भी देखेंगे। जी जी जी। तो इसमें जो है आपका, मैं भी देख रहा था, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग भी Exactly. Digital and social media marketing, as I mentioned before, कि this is the need of the time, और इसी चीज़ को रखते हुए थोड़ी सी अपनी एक्सपर्टीज को पॉलिश किया, कुछ कोर्सेज लिए, कुछ चीज़ें ऑनलाइन जो हैं वो उनको स्टार्ट किया। बिकॉज किसी भी फील्ड में आप जाते हो ना, उसकी एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसको स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत नो हाउ है, लेकिन अगर आपने इन द लॉन्ग रन, स्पेशली अगर आपने एज अ प्रोफेशन उसको लेके चलना है, तो आपको उसकी एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक कोशिश की कि के अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करूं, और अपनी एक्सपर्टीज जो कि मेरी ऑलरेडी मीडिया प्रोडक्शंस और उन चीज़ों में हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए इसको स्टार्ट करूं। सो आई गॉट इनटू दिस सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। खास तौर पर मैं कहूँगा कि जो क्वारंटीन कोविड का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ पिछले कुछ अरसे में, तो मुझे ये भी थोड़ा सा इसका एडवांटेज हुआ कि जब लोग अब ये ऑनलाइन शोज, वेबिनार्स और इन तमाम चीज़ों पे मूव हुए, तो मैं ऑलरेडी ये काम पिछले को 2-2.5 साल से कर रहा था। तो उसके रेफरेंस से मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया,
और मैंने यहाँ पर लोकल ऑन्टारियो गवर्नमेंट के साथ भी जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स किए, उनके शोज मैंने कोऑर्डिनेट किए, एंड देन रिसेंटली आई वर्क विद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट एज वेल। और वो सिर्फ यही था कि मेरा जो एक एक्सपीरियंस था ऑनलाइन शोज का वो मुझे जो है वो काम आया। आई थिंक 23 मार्च पे आपने ही 23 मार्च पे मैंने बिल्कुल उस शो को भी मैंने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की। फिर रिसेंटली 5 अगस्त का जो कश्मीर का जो डे था उस पे जो शो हुआ पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से, वो शो भी मैंने कोऑर्डिनेट किया। फिर 14 अगस्त की जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी उसको भी मैंने जो है वो कोऑर्डिनेट किया पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की तरफ से। और इसी तरह से ओंटारियो गवर्नमेंट के साथ भी मैंने उनके जो ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट किए काफ़ी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, मैं कुछ दिन पहले आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, आई थिंक फेसबुक पे चल रही। जी। वर्चुअल एक्सपो आप कोई करवाने जा रहे हैं, वो क्या है? वर्चुअल एक्सपो शादी बेसिकली ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता कॉमन हो रहा है। वर्चुअल एग्जीबिशन, जिस तरह आजकल कोविड के दिनों में हम कोई रेगुलर एग्जीबिशंस, कोई ट्रेड शोज़, कोई किसी भी किस्म की चीज़ें नहीं हो रही हैं, अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। मोस्टली बिजनेसेस जो कि इस कोविड की सिचुएशन में, कोरोना वायरस की सिचुएशन में ज़्यादा अफेक्ट हुए, वो अफेक्ट हुए जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी, जिनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं थी, जो इतने एक्टिव नहीं थे। अब उनको बेसिकली रिकवर तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको कुछ थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। उनको अपने आप को एडवर्टाइज करना है, अपने आप को बताना है, क्योंकि रेगुलर जिस तरह की एग्जीबिशन नहीं हो रही है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने और मेरी पूरी टीम ने हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा जनरेट किया जिसमें हम बेसिकली ऑनलाइन आपको वही माहौल देने की कोशिश करेंगे जो कि आपको एक एग्जीबिशन में मिलता है। जिस तरह एग्जीबिशन में आप जाते हो, आप हॉल में एंटर होते हो, आप देखते हो अच्छा स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे किसी टेलीकॉम कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे किसी रियल स्टेट एजेंट का स्टॉल लगा हुआ है, आगे जा रहे हैं आपको कोई मॉर्गेज एजेंट का स्टॉल मिला हुआ है। तो इसी तरह का हमने जो है वो एक माहौल सा क्रिएट किया है। और इस माहौल में जिससे हमारे विजिटर्स आएंगे वो हॉल में एंटर होंगे और उनके सामने एक पूरी एग्जीबिशन हॉल ओपन हो जाएगा जिसमें जितने भी एग्जीबिटर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, और उनका जिस भी चीज में इंटरेस्ट होगा वो उसमें जाके अपना उस पर क्लिक करेंगे, उनकी सर्विसेज चेक कर सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग चेक कर सकते हैं, उनकी चीजें चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई रियल स्टेट एजेंट है, उनके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, क्या सारी चीजें हैं, एवरीथिंग कैन बी चेक्ड। और उसके बाद अगर जो विजिटर है उसको ये फील होता है कि ये चीजें मुझे इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, तो वो वहां पर एजेंट से लाइव चैट भी कर सकते हैं। और अगर वो उनसे मजीद वीडियो चैट के थ्रू बात करना चाहते हैं तो ये भी हो सकती है। तो ये तमाम एसओपीज को फॉलो करते हुए जो कि करंटली कोरोना वायरस के चल रहे हैं, आप अपनी एक कंफर्ट में कहीं से भी दुनिया में, क्या कनाडा में, क्या दुनिया में कहीं से भी जो है वो आप इस एग्जीबिशन को एक्सेस कर सकते हैं, और आपकी जो रीच है वो अनलिमिटेड है इसमें। वेरी गुड। तो इसमें ये तो हमारी थी आपकी टेक्निकल और सारी बातें। जी। तो अब मैं आपसे 2-4 चीज़ें जो है पर्सनल जी जरूर दोबारा वापस आपको लेकर जाऊंगा, जरूर। क्योंकि लोग ये तो फेसबुक पे भी जान लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग फेसबुक या इधर उधर से नहीं जानते जब तक कि आप किसी के सामने बैठते नहीं और बताते नहीं। एब्सोल्युटली। तो इसमें मैं आपको एक छोटी चीज़ पूछूंगा कि आपके ज़हन में कभी गया है कि आप आपके जो साथ जैसे कह लें जूनियर्स या यंग यूथ है, उनको भी आप थोड़ा सा अपने साथ किस तरह ट्रेन करने की कोशिश करें? एब्सोल्युटली शाजीब, देखें ये बहुत ज़रूरी होता है। आप एक अच्छे लीडर इन रिटर्न में एग्जैक्टली एक आपका अच्छा लीडर, और अच्छे लीडर के साथ साथ अपनी नॉलेज, इल्म को बांटना, इल्म बांटने से बढ़ता है। हमारा मजहब भी ये कहता है और हमें इस चीज़ पे बिलीव भी होना चाहिए। किसी भी लेवल पे मेरी कहीं पे भी एक्सपर्टीज होती है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बांटूँ। चाहे मैं पाकिस्तान में रेडियो लेवल पे एक जब सीनियर थोड़ा सा उस पर था तो मैं कोशिश करता था अपने जूनियर्स को बताऊं, अपने जूनियर्स को सिखाऊं। एक्सप्रेस न्यूज़ में आई यूज्ड टू बी द शिफ्ट इंचार्ज, तो मेरी एक पूरी टीम मेरे अंडर काम करती थी, तकरीबन 20 से 25 लोगों की, जिसमें एनालिस्ट शामिल होते थे, जिसमें स्क्रिप्ट राइटर, तमाम लोग शामिल होते। तो कोशिश होती थी कि सबको साथ लेके चलें, सबको एक ऐसा माहौल दें जिस, मुझे याद है मैं जिस तरह एक्सप्रेस न्यूज़ में हमारा 9 बजे का बुलेटिन, आपको पता है बड़ा मेन बुलेटिन पाकिस्तान में तमाम चैनल्स में कंसिडर किया जाता है, तो हम वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता था। और बीइंग ए शिफ्ट इंचार्ज
आपको एक एक आपके बंदे की चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती थी। बिल्कुल। तो वो पूरा 9 बजे जब हम सारी चीजें डिलीवर कर जाते थे ना, तो मैं अपने वो एक एनएलई रूम में जाता था और वहां से ऊंचा सा कहता था गुड वर्क बॉयज, गुड वर्क। तो वो एकदम एक एनर्जी आ जाती थी उनके, तो उसके बाद हम खाने पे चले जाते थे। तो मुझे अभी भी मेरे जो वहाँ के एनएलईज हैं और वहाँ के जो लड़के वो बात करते हैं या कभी हम उनसे होती है ना ऑनलाइन चैटिंग वगैरह, तो वो स्टार्ट ही से करते हैं गुड वर्क बॉयज, राणा भाई हम इसको बहुत मिस करते हैं। तो इट मीन्स कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपको खुशी किससे होती है? मुझे खुशी बेसिकली कोशिश ये करता हूँ कि अपने आसपास थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज फैलाऊं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी तो डेफिनेटली आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने माँ बाप हैं। आप जब अपने माँ बाप को देखते हो कि अल्लाह का शुक्र है वो खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, आपको उससे खुशी मिलती है। उसके बाद फिर आपके बीवी, बच्चे, बहन, भाई, ये तमाम लोग जब खुश होते हैं, आपके सराउंडिंग में, आपके सर्कल में तमाम चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, तो इससे आपको खुशी मिलती है। और उसके बाद फिर हर इंसान की मैं समझता हूँ कि अपने लेवल पे अपनी फैमिली के साथ साथ बाकियों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेनी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने लेवल पे क्या थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन की, एक एज अ ह्यूमन इंसान होने के नाते किस तरह से आपने जो है वो चीजों को बेहतर बनाया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश हमेशा यही करता हूं कि जहां पे भी जिस तरह से भी कुछ हो सकता है ना, लोगों को ट्रेन करूं, लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बता सकता हूं मैं बताऊं, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। और खुशी के साथ अफसरदगी भी होती है, कभी सैड भी हुआ? बिल्कुल होते हैं, इंसान है, बिल्कुल इंसान जो है वो साथ साथ ये तमाम चीज़ें चलती हैं। अफसोस होता है मेनली, देखें मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रेस और परेशानी को जो अपने पर्सनल लेवल पे जो आती है ना किसी भी चीज़ में फैमिली से रिलेटेड, उनको अपने सर पे हावी मत करूँ, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल अंदाज से ट्रीट करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी कोई बदकिस्मत वाकया पेश आता है, जब भी किसी भी किस्म का, जिस तरह अभी रिसेंटली कराची की जो फ्लडिंग की सिचुएशन पेश आई हुई है वहां पे, अफसोस होता है देख के। और बहुत सारे लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि दियारे गैर में बैठ के जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो शायद हम उन चीजों को उस लेवल पे फील नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन दियारे गैर में बैठ के आप इतने अफसुर्दा हो जाते हो, आपको दुख होता है कि यार मेरा मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे मुल्क के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल मुख्तसर सा आंसर, सक्सेस क्या है? डेडिकेशन, टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, और अपनी जिंदगी में कभी भी आप जो कहते हैं ना कि हार नहीं माननी, हौसला नहीं हारना। वो हमारे एक रेडियो के होस्ट कहते थे, जो कि भट्टी साहब भी यहाँ पे, अरशद भट्टी साहब भी कहते हैं कि हौसला नहीं हारना जी, बड़ा हौसला को हारने वाली चीज है। तो वो बेसिकली ये चीज इंसान को ना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अपनी लाइफ में अप्लाई करने में थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन आप जब इन चीजों को समझ जाए ना कि अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाती है। नाकामी क्या है? नाकामी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करती है और परेशान भी करती है, लेकिन नाकामी तभी आप पे हावी होती है जब आप खुद अपने आप को नाकाम फील करते हैं। अगर आप खुद से ये फील करने लग जाएं कि बस अब जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं जिंदगी में कि जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता, आपको कोई दर नहीं खुला नजर आ रहा होता, आपको लग रहा होता है कोई उम्मीद की किरण नहीं है, और वहां पर अगर आप भी ये सोचने लग जाएं तो मायूसी और फिर नाकामी वहीं पर आती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अपने आप को आप जो है वो उस फीलिंग को ना आने दें। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास रेजर है, ब्लेड, ठीक है, ये मैं आपको देता हूं जी जी, और आप अपनी जिंदगी से कुछ चीज़ें मिटाना चाहते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो कोई ऐसी चीज़ है? मेरे कुछ भी नहीं है ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव रखता हूँ, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। जिस भी बहुत सारी ऑब्वियस सी बातें, चीज़ें ऐसी आती हैं लाइफ में, लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से बेमकसद नहीं होती। तो मेरे साथ जो भी अगर किसी भी लेवल पे बुरा हुआ या लाइफ के कुछ बैड फेजेस आए, उसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी थी, उनसे भी मैंने चीज़ें लर्न की हैं। तो अगर मैं कहूँ कभी नफरत की? नहीं। मतलब देखिए, ये वो कहते हैं ना, कैमरे के सामने बैठ के इंसान कह रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन ये
मेरे ख्याल में शायद ये चीजें, मैं अगर कहूँ ना कि मैंने पिछले, खास तौर पे कनाडा मूव होने के बाद, जब स्पेशली व्हेन यू बिकम हेड ऑफ द फैमिली, आपके बच्चे होते हैं, आप एक पूरी फैमिली को मैनेज कर रहे होते हो, बहुत सारी चीजें आप लर्न करते हो। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जब आपका एक तर्ज अमल ऐसा होता है कि आप कहते हो कि यार मुझे ये बंदा नहीं पसंद है, मुझे इस बंदे से नफरत है। लेकिन अब क्योंकि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी जब आपके अंदर आती है, तो आपको इस चीज का एहसास होता है कि यार वो बातें सारी बेमानी बातें थी। तो मैं तो इस चीज पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो वो कहते हैं ना, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और मुफाकात अमल है। अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला यकीनन उसको उसका सजा देगा। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ताला की दी हुई हम बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, और जिंदगी में सबसे ज़्यादा जो सब ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप इसको जिंदा दिली से जिए। क्योंकि अगर आप किसी भी लेवल पे, क्योंकि आजकल आपको पता है मेंटल हेल्थ के, डिप्रेशन के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि जिंदगी की इंपॉर्टेंस आपको देखें। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहला प्रोटोकॉल ही ये बना के कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। तो इससे ज्यादा और हम अल्लाह ताला का कितने शुक्रगुजार हो सकते हैं। इसलिए कि जिंदगी जो है, जो मेरी अपनी एक फीलिंग है, जो मैं समझता हूँ एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। एब्सोल्युटली। इंसान जिंदगी पैदा होता है, हाँ, तो वो रोता है तो जिंदगी शुरू होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो उसको थप्पड़ मारते हैं, हाँ, तो वो रोना शुरू करता है, तो पता चलता है जिंदा है। अगर वो रोता नहीं है तो पता लगता है कि ये तो डेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बोलते हैं तो वही जिंदगी है, चलते फिरते, और आगे उसके डायरेक्शन है, आप किधर जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो आपकी अपनी एक सोच है, अपनी सोच है। और देखें, ये बहुत ज़रूरी है, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम कभी कभार ना चाहते हुए अपने व्यूज़ के थ्रू, अपने सेंटिमेंट्स के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू कोई एक नेगेटिव वाइब फैला देते हैं, कोई एक मनफी सोच फैला देते हैं, जिसका हमें बाद में आइडिया होता है कि जब लोग आके कहते हैं कि भाई, अब जिस तरह मैं रेडियो करता था वहां पे, तो मैं रेडियो की एक आवाज़ जो वहां पे बैठ के बोल रहा होता था, मेरी बड़ी ऐसी बातें जो कि मैं शायद बड़े नॉर्मल अंदाज में कह जाता था, और मेरी कोशिश होती थी कि वहां पर भी एक पॉजिटिव मैसेज दूं। लोग मुझे बाद में कांटेक्ट करके कहते थे कि भाई, आपकी इस बात ने हमारी जिंदगी में बहुत फर्क डाला, आपकी इस चीज ने हमें बहुत सिखाया, हम जिंदगी में मायूस थे। तो आपको एहसास होता है कि यार, मेरी एक, वो कहते हैं ना कि घर मेरा हरफ तसल्ली वो दुआ हो कि जिससे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग। तो ये चीज यकीनन एक सोचनी बहुत जरूरी है कि आप, ये जरूरी नहीं है रेडियो कर रहे हो या फिर आप किसी भी लेवल पे हो, अपनी फैमिली के लेवल पे, अपने लेवल पे, अपने सर्कल में एक थोड़ा सा अच्छा मैसेज देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना इंसान मस्बत रहता है, आपकी सोच मस्बत रहती है, अल्लाह ताला आपके लिए चीजें उतनी ही आसान बनाता है। अम्मी अबू हयात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, याद आते हैं? अल्लाह का बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ईयर बिल्कुल अम्मी अबू यहाँ पे विजिट भी कर रहे थे, पहली मरतबा आए थे, और बड़ी एक्साइटमेंट थी। 4 महीने यहाँ पे रह के गए। और माँ बाप तो एक, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नेमत है, और अल्लाह ताला जिनके हयात हैं उनका साया सलामत रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिनके नहीं हयात हैं उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर अपने माँ बाप को खोना है, और मैं कभी भी इस सिचुएशन में, जो कि कहते हैं ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, आपको एक्सेप्ट करनी होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हयात है। तो लास्ट एंड पे आपसे ये पूछूंगा, अल्लाह से रिश्ता कैसा है? कोशिश करता हूँ स्ट्रांग रखूँ। कोशिश इस सेंस में करता हूँ कि मेरी एक ये सोच पिछले कुछ सालों में, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि ये बनी है कि जब भी आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है ना, उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है। तो मैं जब भी मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई परेशानी आती है ना, मेरा उस टाइम डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता हो जाता है, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह ताला समझता है, जानता है कि इसमें अल्लाह ताला ने चीज़ें किस तरह से बेहतर बनाती है। वो कहते हैं कि जब आप मायूस होते हो ना, अल्लाह भी थोड़ी सी आपकी रस्सी को ना ढील दे देता है कि चलो ट्राई करते हैं अपने बंदे को, कि ये बंदा किस हद तक, किसका तवक्कुल, ईमान, यकीन मेरे ऊपर है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि उस ईमान को बिल्कुल भी डोलने ना दूँ।
थैंक यू वेरी मच राना साहब, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बातें करके। बिल्कुल। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे साथ आपने मुझे टाइम दिया और हमने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो जी नाजरीन, ये थे राना उमैर साहब मेरे साथ, जिनका 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है मीडिया इंडस्ट्री में। जैसे कि आपने उनकी बातों में उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा, उनकी बातें सुनी। बाय प्रोफेशन वो बहुत ही खूबसूरत कॉपी राइटर हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, डिफरेंट शोज़ के लिए। और उसके अलावा उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जो कि वो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के लिए और इसी तरह प्रोडक्शंस के लिए सर्विसेज देते हैं। और साथ साथ उनका सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। अभी वो वर्चुअल एक्सपो करवा रहे हैं। Z9 टीवी जो है ये आपका अपना टीवी है, इसको देखा करें। हमें ज़रूर, और उसके हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से हमें ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। तो आज का हम प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की हिम्मत दे, और दूसरों को खुशियाँ देते रहें। अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।